खूबसूरत से मुल्क के अंदर से 1100 अरब रुपए सीप आउट कर गए और सबके नाक के नीचे से। अपने पिछले पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, पीटीआई के, इन सबको पता है कि मलिक रियाज साहब ने इनको खिलाया हुआ है और इनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अब क्यों हो रहा है सब कुछ, और खाली मलिक रियाज को जिन्होंने पिछले 30 साल में जो उनके साथ इन्वॉल्व थे, खाली मलिक रियाज को सूली पे ना लटकाए ना, सबको सूली पे लटकाएं आप। तो ये चाह रहे हैं, उनका जो आइडिया ये है कि मैं 1 करोड़ बंदे को अवाम की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ले आऊँ, सड़कों पे ले आऊँ, जो कि बहुत भोंडा सा कोई वो तो है। हाँ, अभी तक सड़कों पे बहुत सारे लोग निकले, बहुत बार निकले, हुआ कुछ नहीं। सबको लगा कि कुत्ती चोरों से रली हुई थी, तो अब कुत्ती को याद आया है कि भौंकना शुरू करूं, तो वो भौंकना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, सवाल ये है कि एक और एपिसोड के साथ मैं डॉक्टर उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क में पकड़ो पकड़ो चोर आया और चोरों को पड़ गए मोर और इस तरह की बहुत सारी सनसनीखेज हेडलाइंस जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं जिसमें हमारे मुल्क के बहुत बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। और उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी डेवलपर्स के बहुत फेवरेट नाम हैं। अगर मैं उन प्रॉपर्टी डेवलपर्स का जिक्र करूं तो उनमें सबसे सफ़े अव्वल पे जो आते हैं वो हमारे इन हाउस गेस्ट ताबिश मुजाहिद साहब हैं, जिनको आज हम ले आए हैं। जी हाँ, आप लोगों ने अगर अभी तक गेस कर लिया है तो बिल्कुल ठीक गेस कर लिया है। हम बात करेंगे लेटेस्ट जो खबरें आजकल सर्कुलेट कर रही हैं, बहरिया टाउन और बहरिया टाउन करप्शन केस और बाकी सारे जो दूसरे जो मामलात चल रहे हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और उन बातों के लिए हमने बुलाया है ताबिश साहब को अपने पास। अस्सलाम वालेकुम ताबिश साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? सर ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, थैंक यू सो मच। आप वो इंसान हैं जो कि हम जानते हैं और हमारी ऑडियंस भी अब जानती है कि आप बहरिया टाउन को फेवर करते हैं। यू आर बीइंग पार्शियल टुवर्ड्स बहरिया टाउन। तो क्या हुआ आपके बहरिया टाउन के साथ? वो आपने इतने अच्छे स्लोगन बोले, एक स्लोगन आप मिस करके हैं, सारे चोर रले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बैरिया टाउन में जैसे आपको पता है कि आजकल जो है मलिक साहब के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल है हुकूमत का, नैब का, और उन पे थोड़ी सी इम्प्लीकेशंस लगाई जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है। वो कहते हैं कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है। जिस तरह कि आपने उनकी लेटेस्ट ट्वीट जो उन्होंने 5 अगस्त को की है, उस पर उन्होंने प्ली किया है कि जी मुझे ट्रिलियंस ऑफ मनी जो है यहाँ पे लोगों का लगा हुआ है, लाहौर में, कराची में, हैदराबाद में, नवाबशाह में, शावर में, लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको ख़राब ना किया जाए और मुझे काम करने दिया जाए। तो बस उनकी तो प्ली ये है, लेकिन हुकूमत जो है वो कुछ पैसा इकट्ठा करना चाह रही है, कुछ पुराने केसेस में उनको डालना चाह रही है। तो हुकूमत पैसा जब एक इंडिविजुअल से ही क्यों इकट्ठा कर रही है, और आज से पहले तक जब इतने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स की और बिलियंस की जो है ये ट्रांजैक्शंस और चोरियां हुई हैं टैक्स के बकौल नैब के, तो ये सब तब तब क्यों नहीं मंजर-ए-आम पे आया जब ये हो रहा था? क्या ये हमारे सिस्टम की डिटेक्शन फ्लॉ है, या हमने जानबूझ के सब जाने दिया और अब हम सब कुछ वापस चाहते हैं? वो क्या रहा है? आपकी इस बात से मुझे याद आया कि पिछले दिनों हुकूमत के एक नुमाइंदे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ट्वीट की थी कि मलिक रियाज साहब आप बैरियर वो डीएचए का इतना देने के पाबंद है, हुकूमत कितना देने के पाबंद है, और सुप्रीम कोर्ट को इतना आपने इतना पैसा देना है, और उस केस में अलकादिर ट्रस्ट में आप जो है 190 मिलियन पाउंड जो आप उसमें पाबंद हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि ये वही साहब है कि जब नून लीग की हुकूमत थी या पीपी की हुकूमत थी, जब पिछले 25-30 सालों से जब काम हो रहा था, तब आपने क्यों नहीं रोका? करेक्ट। अब आपको क्यों याद आया कि देने के पाबंद है? क्योंकि आप वो डट गए एक केस में, उन्होंने कहा जी मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। हालांकि मैं बिल्कुल भी उसमें उस साइड में नहीं रहा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट समन कर रहा है तो आप आके समन का जवाब तो देना, जो कि जरूरी है। अब आप सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े बन रहे हैं और हुकूमत से भी बड़े बन रहे हैं कि जी आप मुझे बुलाते रहे और मैं नहीं आऊँगा। तो ये चीज़ तो खैर समझ नहीं आती। अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप कम से कम समन का तो जवाब तो दें, लेकिन वो उसका भी जवाब नहीं देना चाह रहे। लेकिन मुझे उस जो हुकूमत के नुमाइंदे की जो ट्वीट है, उस पर हंसी आ रही थी कि कैसे नून लीग की हुकूमत में या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में या फौज जब थी या इवन के पीटीआई की हुकूमत थी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो वेयर वर यू? आज आपने उनको याद आ गया कि मुझे उनसे पैसे निकलवाने हैं और मैंने इनसे पैसे लेने हैं। तो पहले आप कहाँ थे जब ये सब हो रहा था, जब ये चीज़ें ग्रैब कर रहे थे लैंड माफिया के नाम पे या लोगों के गाँव पे आ रहे थे? अभी मैं आपको रिसेंट एक बताता हूँ कि मेरी बहन जो है वो फेज़ 8 में रहती है रावलपिंडी में। तो आई वेंट टू मीट हर। तो फेज़ 8 में मैं अपने जब ब्रदर इन लॉ के साथ गया तो उसने मुझे दिखाई एक जगह कि ये गाँव था। यहाँ पे उसने मुझे दीवार दिखाई कि वहाँ पे जली हुई थी गाँव और गोलियाँ लगी हुई थी कि वो गाँव पे इन्होंने टेक ओवर करना चाहा 2 साल पहले बैरिया टाउन ने। और फिर ये वो गाँव जो है सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ से केस जीता। लेकिन आज भी उनकी दीवारों पे आप जाएँगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बैरिया टाउन टेक ओवर करना चाह रहा था। इसके अलावा भी अभी जो है हुकूमत ने इन पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए हैं।
और टोटल इन पे कोई 1100 अरब रुपए का इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया टोटल। और एक अच्छी बात, मैं बल्कि अच्छी तो नहीं कहूँगा, एक बात बताता हूँ मैं आपको कि टोटल पाकिस्तान का जो बजट है वो 17,000 अरब है, और इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो 11,000 अरब यानी का कि है, आपके 1100 इस अरब का है। प्यारे खूबसूरत से मुल्क के अंदर से 1100 अरब रुपए सीप आउट कर गए और सबके नाक के नीचे से, ना और मतलब किसी को पता नहीं चला। आप देखिए ना, उनके साथ कहते हैं कि जी इन्होंने सबको खिलाया है, मीडिया का मुंह बंद करा दिया। मीडिया के अक्सर उनके जानने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उनकी जो अभी रिसेंटली ट्वीट थी जो की है, वो भी स्पेकुलेशन हो रही है कि किसी मीडिया के नुमाइंदे ने लिख के उनको दी थी, उनकी खुद की ट्वीट नहीं थी वो। ओके। उनके कॉलम राइटर थे, उनकी जो स्पीचेस पहले लिखते थे उन्होंने वो ट्वीट लिख के दी हुई थी उनको। उसके अलावा आपको पता है सारे डीप स्टेट्स उनके साथ इन्वॉल्व होते थे, फौज इन्वॉल्व होती थी, रिटायर्ड जनरल, सब इस्टेब्लिशमेंट उन्होंने सबको खिलाया हुआ, मतलब सबका मुंह बंद रखा हुआ था उन्होंने। इसमें जी मैं इस बात को ऐड करता जाऊं कि हम लोगों का मकसद यहाँ पर किसी को डिफेम करना या किसी कोर्ट के ऊपर जिस पे फैसला नहीं है उसके ऊपर बात करना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी को, और क्योंकि हमारा बिजनेस और हमारा ताल्लुक भी इसी कम्युनिटी से है, तो हम सिर्फ एक अपना तज्जिया और उसके ऊपर बात करें। वी हैव नो ऑफिशियल कमेंट एंड वी हैव नो ऑफिशियल रिव्यू एग्जैक्टली। ऑन दिस। खैर ये तो बात होगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर की क्या हालात हैं और सेलर की क्या सिचुएशन है, और इससे भी बढ़कर जो लोग मुकीम हैं बहरिया टाउन के, वो कहाँ पे हैं? अब उनकी क्या सिचुएशन है? क्या उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ डूबती नज़र आ रही हैं? क्या उनको वही हसीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वही फव्वारे जो जिनको आप फाउंटेन कह रहे थे, और जो कि फाउंटेन ही है, और वो जो पत्थर की जो भैंसें थी जो कि अब गिरी पड़ी हैं जगह-जगह पे और लोग उस पे ट्वीट कर रहे हैं, तो उन सब का क्या होगा? वो खूबसूरतियाँ, वो ट्रफैलगर स्क्वायर, वो आईफिल टावर, उन सब का क्या बनेगा? देखिए इन्वेस्टर जो है ऑब्वियसली मार्केट में पैनिक तो है थोड़ा सा, इन्वेस्टर के पास भी थोड़ा सा पैनिक, इन्वेस्टर भी पैनिक में आया हुआ है, सोच रहे हैं कि अब क्या करें। लेकिन जो ब्रॉडर इन्वेस्टर होता है उसको वो इस चीज़ का इंतजार कर रहा होता है कि यार मैंने क्या करना है या नहीं करना, मैं इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ। वो देख रहा होता है कि यार अगर लोग पैनिक में आ रहे हैं तो अगर प्राइस नीचे जा रही है तो मैं कुछ बाय कर लूँ, जो ब्रॉडर इन्वेस्टर होता है। जहाँ तक आपकी बात करें इनकी रियल स्टेट की, तो देखिए पाकिस्तान का 15 to 20% जो रियल स्टेट है ना, वो बैरियर टाउन है। मतलब अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में अगर रियल स्टेट में $100 बिलियन की अगर ये वैल्यूएशन करें पाकिस्तान के रियल स्टेट की, तो उसका 15 से 20% जो है वो बैरियर टाउन के पास है। और टोटल अभी इस टाइम पे बैरियर टाउन के ऑल मिला के तकरीबन 30 से 35 लाख लोग जो हैं वो बैरियर टाउन में रहते हैं। आप ये देखिए मतलब कि बैरियर टाउन ओवरऑल जो फैला हुआ है वो 1 लाख एकड़ पे फैला हुआ है। तो जो लाहौर शहर है वो 4 लाख एकड़ पे, मतलब हुँ। 1/4 ऑफ द लाहौर शहर तो बैरियर टाउन कवर करता है। लेकिन कुछ लोग तो बहरिया टाउन को लाहौर का हिस्सा भी नहीं मानते, वो तो लाहौर के गिरदो-नवाह और मज़ाफ़ात की बात करते हैं। नहीं, अच्छा, नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है और हमारी जो एक हमारी हुकूमती और एक मुल्की सतह के ऊपर जो द फेदर इन द कैप वाज़ कि हम लोग एशिया के सबसे बड़े डेवलपर्स हैं, और जब हम दुबई में गए और हमने वहाँ पर बीटी प्रॉपर्टी स्टार्ट की, तो ये फ्लैग हमने बहुत ज़्यादा रेज़ किया कि जी एशिया के सबसे बड़े डेवलपर्स। अब इतना बड़ा डेफर्मेशन एक एक चीज़ के ऊपर, और इतनी बड़ी एक जो एक पॉइंटिंग आएगी और एक जो कंट्रोवर्सी बन गई है कि एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर इज़ नाउ इन डीप वाटर्स, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक पिछले दिनों ट्वीट भी आई थी जहाँ पर ला ताल्लुकी और ऑपरेशन से भी उन्होंने बैक ऑफ करने का कहा था, और ये भी कहा था कि हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए और हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। तो उनके बारे में क्या होगा? वो क्या सिचुएशन है? अच्छा, ट्वीट पे पहले आते हैं, ट्वीट बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो उनकी थी। आप उस ट्वीट को अगर उसको फ्रेजेस में देखें तो 90% ऑफ द ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि आर्बिट्रेशन कर लें और मैं पैसे देना चाह रहा हूँ, मुकमुका कर लें मेरे साथ। अभी भी वो लोगों को खिलाना चाह रहे थे, लेकिन 10% ट्वीट जो थी उसमें वो घबरा भी रहे थे और वो थोड़ा थ्रेट भी डाल रहे थे, वो थोड़ा थ्रेट डाल रहे थे हुकूमत को। तो ताबिश देखें, हम एशिया के हमारी लाइक देयर वाज़ अ ह्यूज फेदर इन आवर कैप कि हम एशिया के सबसे बड़े डेवलपर्स हैं, और हम लोग जो थे, और ये पाकिस्तान के लिए भी एक बाइस फ़ख्र बात थी। और फिर हम यही सेटअप लेकर दुबई भी चले गए, वहाँ पर भी हमने इसी इसी परचम को बहुत ऊंचा लहराया कि हम एशिया के सबसे बड़े डेवलपर्स हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी के हमने इस्टेब्लिश की हुई है एंड थिंग्स लाइक दैट। और अब जब ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं है? जहाँ पर एक तरफ रियाज साहब की ट्वीट आती है और वो कहते हैं कि जी हम लोग जो है वो एसोसिएशंस ख़त्म कर रहे हैं, हमें ऑपरेशंस रोकने पड़ेंगे, दिवालिया बोलने लगा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ऑक्शन भी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जैसा आइकॉन टावर है, उसके ऊपर ऑक्शन पे स्टे भी आ गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिबिलिटी। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस mayhem over on the credibility of Berriata and especially Malik Riaz? पहले तो मलिक रियाज साहब की ट्वीट पे आते हैं।
उन्होंने ट्वीट की जिसमें 90% तो वो यही कह रहे थे कि जी मुकमुका कर लो, अभी भी पैसे ले लो, और वो बता रहे हैं कि जी आर्बिट्रेशन ले आए, लोगों का ट्रिलियंस रुपीस लगे हुए हैं और मैं बिल्कुल आई एम क्लियर नियर टू शट डाउन और इस तरह करके। लेकिन अगर आप ट्वीट का 10% हिस्सा देखें तो उसमें उन्होंने थ्रेड भी किया, ओके। थ्रेड क्यों, और अभी आप देखें कि हुकूमत एकदम क्यों पीछे पड़ी हुई है। इनको तब याद आई, इंटेलिजेंस तब क्यों उजागर हुई है जब सारा पैसा दुबई चला गया, और दुबई में चला गया तो हुकूमत क्यों अभी उजागर हुई, इस वजह से कि जितने पिछले हैं पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, पीटीआई के, इन सबको पता है कि मलिक रियाज साहब ने इनको खिलाया हुआ है और उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। आप मैं अब क्या कहूँ, मलिक रियाज साहब ने भी कुछ आम पत्ते तो नहीं खेले होंगे, ऑब्वियसली उन्होंने भी कोई सारा कुछ देख दुख के किया होगा, क्योंकि बंदा जो भी इलीगल काम कर रहा होता है वो उसने पत्ते अपने पूरे रखे होते हैं। तो ये सब लोग इसलिए भी डरे हुए हैं ना कि हमारा कहीं नाम ना आ जाए। सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट मैं आपको बताऊं तब होगी अगर ये नाम बाहर आ जाते, ओ नाम बाहर आ जाते, जितने आपके इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके नाम अगर बाहर आ जाते। और ये पहली बार नहीं होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जहाँ पे मलिक रियाज साहब बहुत सारे लोगों को जो है वो एक्सपोज कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पिछले चीफ जस्टिस के बेटे और उनके ऊपर भी क्या क्या कुछ एग्जैक्टली, बना था और वो क्या क्या सिचुएशंस बनी थी। तो हो सकता है मलिक रियाज साहब अगेन द सिचुएशन इज के डोंट पुश देम अगेंस्ट द वॉल कि उनको अपनी गन्स बाहर निकालनी पड़े। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। और मलिक रियाज साहब दूसरा ये भी कह रहे हैं ना कि जी मैं शट डाउन कर दूंगा तो 15 से 30 लाख लोग जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर एक भी कम्युनिटी होती है उसके साथ अराउंड 40 टू 42 आगे और सेक्टर्स जुड़े होते हैं, जिसमें आप सीख लें इंडिपेंडेंट शॉप्स होती हैं, डेवलपर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं। तो तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 करोड़ बंदा जो है तमाम बैरियर टाउन से मुंसलिक होता है। तो वो ये चाह रहे हैं, उनका जो आइडिया ये है कि मैं 1 करोड़ बंदे को वहाँ इनके स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ले आऊँ, सड़कों पर ले आऊँ, जो कि बहुत भोंडा सा कोई वो तो वो है। हाँ, अभी इस तक तरह सड़कों पे बहुत सारे लोग निकले, बहुत बार निकले, हुआ कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं, तो ये होने वाला नहीं है। तो वो बस अपनी देख रहे हैं कि कहाँ तक बात खत्म होती है, वो यही इस टाइम दैट के कहाँ तक बात चलती है। तो आपको लगता है कि बात खत्म होने के चांसेस हैं, ऊँट किसी करवट बैठने वाला है, कोई रुख निकलेगा जल्दी कि इसमें भी अभी ये लंबा चलता रहेगा, वही लस्सी हो जाएगा और ये केस कई-कई साल आगे जाएँगे, स्टे आ जाएँगे और फिर सब ज़िंदगी वापस आ जाएगी रूटीन पे? देखिए डील पे ही बात चल रही है, जो कि मलिक रियाज साहब भी चाहते हैं कि यार मैं उसमें वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। पहले तो वो कह रहे थे मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आ रहे हैं कि ठीक है यार आर्बिट्रेशन कर लें, कुछ पैसे ले लें, बात को मुकमुका करें, मैं आप लोगों के नाम नहीं लेता, आप इस बात को ख़त्म करें, मुझे चुप करके रहने दें। और लेकिन हुकूमत जो है वो रहने नहीं दे रही। अभी मैं लेटेस्ट पढ़ रहा था कि 191 जो लोग इनसे मुतल्लिक हैं उनको ईसीएल में डाला हुआ है, 121 लोगों को पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला हुआ है, और इनके कम अज़ कम को 25 से 30 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ किया हुआ है। और हुकूमत ने 11 मुल्कों से वो रुजू किया कि हमें मलिक रियाज को पकड़ाएँ, मतलब मलिक रियाज डॉन हो गया ना, 11 मुल्कों की पुलिस उनके पीछे लग गई। तो बिल्कुल हुकूमत जो है वो तो पूरे फ्रंट फुट पे खेल रही है, और मलिक रियाज साहब भी अपने आप को गेम से समझ रहे थे, आई एम बिगर देन द गेम, लेकिन कोई भी बिगर देन द गेम नहीं होता। नोबडी इज़ बिगर देन द नोबडी इज बिगर देन द गेम, तो इसलिए अब ये नीचे आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अब क्यों हो रहा है सब कुछ, हुँ, और खाली मलिक रियाज को, जो जिन्होंने पिछले 30 साल में जो उनके साथ इन्वॉल्व थे, खाली मलिक रियाज को सूली पे ना लटकाए ना, करेक्ट। सबको सूली पे लटकाएं आप, हाँ। वो हुकूमत चाह नहीं रही ना। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, ये तो हो गई फिर वही वाली बड़े लेवल पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे हमने बात कर ली कि और ये ज़रूरी भी थी बात करनी। मुझे ये बताएँ कि एक आम इंसान, एक आम शहरी जो कि कई सालों से पैसे जमा कर रहा था कि बैरियर टाउन में मेरा 5 मरले का, 10 मरले का आईफल टावर व्यू के साथ अपार्टमेंट या कुछ होगा, अब उसके ख्वाबों का क्या होगा? क्या लोगों का कॉन्फिडेंस बैरियर टाउन से ख़त्म हो रहा है? और बैरियर टाउन सिर्फ़ मैं बैरियर टाउन लाहौर या बैरियर टाउन इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बैरियर टाउन की बात कर रहा हूँ, तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल इनके 11 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नवाबशाह, हैदराबाद, पेशावर, कराची, लाहौर, सारा कुछ। लोगों का कॉन्फिडेंस वाक़ई में कम हो रहा है। अब ये देखें ना कि अगर एक आदमी ने अपनी बीवी के लिए कोई नाम लिया होता है प्लॉट, अपने बच्चों के लिए लिया होता है, और सडनली उसकी अगर वैल्यू गिर जाती है, तो उसकी जो आधी वैल्यू गिर गई ना, जो सारा कुछ है, आप अपने प्लॉट दिखा के कोई लोन ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, कल को आप लोन कैसे ले पाएँगे? और कुछ हो भी रहा है, बैरियर टाउन के कुछ ब्लॉक्स हैं, जो उनके दूर से फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 4 में ब्लॉक्स हैं, जहाँ के अब 25 लाख का भी प्लॉट मिल रहा है, लेकिन बायर नहीं है। ओह! बायर नहीं है, इसका मतलब है कि लोगों का कॉन्फिडेंस गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट जो लोगों की, जो आम हम जैसे लोग हैं, जो आम इन्वेस्टर या बड़ा डेवलपर नहीं है, जो छोटा है जिसने अपने लिए 2-3 प्लॉट्स लेने, उनका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस गिर रहा है बैरियर टाउन में अब। अच्छा, एक मोहतात ज़राए से जो मुझे पता चली है बात कि आपकी बहुत चक्कर में, मोहतात ज़राया मैं हूँ खुद से, ज़रिया मैं हूँ खुद से, तो उस आपकी बहुत चक्कर लगते हैं बैरिया टाउन के जो है, कभी अल्फला बिल्डिंग में आप जा रहे हैं और कभी आप दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं जो बैरिया ऑर्चिड में है। वहाँ पर सिचुएशन बताएँ कि वहाँ पर रश उसी तरह है, 20-20, 25-25 मिनट का वेट अभी भी है लाइन में लगने का कि वहाँ पर अब खामोशी और जाले लगना शुरू हो नहीं, गए? थोड़ा रश कम हुआ है, और रिसेंटली मैं उनके बैरिया और जिनका ऑफिस है मेन, उसके कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, तो पता लगा उनका भी अकाउंट लॉक हो चुका हुआ है। अच्छा। वो कह रहे हैं जी कार्ड पे पेमेंट नहीं होगी, खाली कैश में पेमेंट होगी अगर आपने कुछ रिफ्रेशमेंट लेनी है यहाँ से।
तो ऑब्वियसली रश कम हुआ हुआ है, थोड़े से लोग घबरा रहे हैं, जो टोकन दे के बैठे हुए थे उन्होंने टोकन वापस मंगवा ली। देखना चाह रहे हैं सिचुएशन किस टाइम में डलती है, किधर डलती है। ऑब्वियसली जो आम आदमी होगा वो सिचुएशन को देखेगा, जो बड़ा इन्वेस्टर होगा वो अगर यही मौका बाय करने का, मुझे कम प्राइस में अगर कुछ मिल रहा है तो मैं बड़ी-बड़ी लॉट उठा लूँ, 5 से 10 मरले के इकट्ठे प्लॉट्स उठा लूँ। आपके साथ ना बात करने का ना और इंटरव्यू करने में मसला ये होता है मुझे कि मेरा जो अगला सवाल होता है आप उसका जवाब दे देते हैं और फिर मुझे फौरन ऑन द रन सोचना पड़ता है कि मैं अगला सवाल आपसे क्या पूछूं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था दरअसल कि ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि इस वक्त जो इन्वेस्टर है उनकी चांदी है और वो बड़े मगरमच्छों की तरह बैठे हुए हैं और वो कर लेंगे साल 1.5 साल 2 साल या 6 महीने जब भी वो कि वेट कर जैसे लेंगे। वो वेट एग्ज़ैक्टली। कर लेंगे और जिस तरह ही उनका वेट खत्म होगा उनका पेट बड़ा हो गया होगा और फिर जिस बेचारे ने ख्वाब देखा था वो दोबारा ख्वाब की तामीर के लिए अगले 5 साल मेहनत करेगा। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा बात। ठीक है, यानी कि इस मुल्क में हर बदलती सिचुएशन सबके लिए एक अपॉर्च्युनिटी लेके आती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ये अपॉर्च्युनिटी अभी भी है। 2 हमारे पास बदनामी बहुत ज़्यादा हमारे सर चढ़ रही है। बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों पे उठ रहे हैं। वो लोग उठ के बोलने लगे हैं जिस तरह का मेरे जैसा एक इंटरनेशनल ट्रैवल जो कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ तो उसके अंदर मुझे ये पता है कि हर बार मुझे पास एंटर होने से पहले एयरपोर्ट में जब मैं अपना लगेज चेक कराता हूँ तो मुझसे सवाल किया जाता है करेंसी का कि आपके पास कितनी करेंसी है? आप $10,000 से ज़्यादा या कम तो नहीं लेके जा रहे? क्यों लेके जा रहे हैं? तो उन सब ज़रायों के नाक के नीचे से, उन सब प्रोटोकॉल्स के नाक के नीचे से इतनी बड़ी रकम निकल गई और किसी को पता नहीं चला और ये ट्रस्ट मी ये रातों-रात की कहानी नहीं हाँ है। जी। इट्स हैपनिंग फ्रॉम ईयर्स और किसी को इतने सालों में कुछ खबर नहीं हुई या खबर हुई भी तो सबने अपने कान, मुँह और नाक लपेट लिए। और फिर मैं एक बड़ी स्टूपिड सी मिसाल यहाँ पे देना मुहावरा बोलना चाहता हूँ कि सबको लगा कि कुत्ती चोरों से रली हुई थी, तो अब कुत्ती को याद आया है कि भौंकना शुरू करूँ तो वो भौंकना शुरू हो गई है। कुत्ती बोल दें, कुत्ता बोल दें, आपकी मर्ज़ी है और मैं गाली नहीं दे रहा। ये उर्दू का लफ्ज़ है, पंजाबी का लफ्ज़ है और उसको ऐसे कुत्ते को कुत्ता ही बोलते हैं। तो अगर कोई मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सेंसिटिव टाइप के हाँ, लोग अगर बिल्कुल, देख रहे बिल्कुल। हैं तो वो माइंड ना कर जाएँ, तो मुझे पहले से उनको क्लैरिफ़िकेशन देना ज़रूरी है। चल अच्छा तो अब सवाल ये है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ताबिश मुजाहिद साहब की फ़ेवरेट कम्युनिटी, फ़ेवरेट इन्वेस्टमेंट सोसाइटी बैरिया टाउन अब खतरे में है और उसकी क्रेडिबिलिटी गिर रही है और उस पे केस चल रहे हैं और डेफ़िनेटली मेरे जैसा एक बायर जो कि एक छोटे तबके का बायर है वो परेशान है और इन्वेस्टर जितना मर्ज़ी बड़ा हो लेकिन इवेंचुअली तो जाना तो वो एंड यूज़र के कंज़्यूमर के पास ही है। तो अब अगर बैरिया टाउन में इन्वेस्ट ना करें तो फिर कहाँ करें? बैरियर टाउन के अलावा आप देख लें हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है? डीएचए, तो जो कि कर फौज का है। बाकी आप समझदार हैं कि डीएचए वाले क्यों इधर इन्वेस्ट करवाएंगे फिर। सवाल का इस बार हमें जवाब नहीं मिला बल्कि सवाल के ऊपर एक और सवाल आ गया है। तो ये सवाल हम आपकी तरफ छोड़ते जाते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप लोग अभी भी बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप लोग दूसरी सोसाइटीज़ का रुख कर रहे हैं? और अगर आप किसी और इस टॉपिक पे और एलैबोरेशन चाहते हैं, थोड़ी और डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। आज के प्रोग्राम को हम यहीं एंड करते हैं। जल्दी एक और एपिसोड के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।